AC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नेपाल में उपजे हालात के बीच राजस्थान के करीब 4000 यात्री काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या जयपुर से गए यात्रियों की है, जिनकी संख्या लगभग 700 बताई जा रही है। काठमांडू एयरपोर्ट पर भी कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग होटलों में ही रुके हुए हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें फिलहाल वहीं रुकने को कहा गया है। कई अन्य टूर ऑपरेटरों के यात्रियों को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीय नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। साथ ही आपात स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नेपाल में फंसे यात्रियों के परिजन लगातार संपर्क साध रहे हैं और सुरक्षित वापसी की उम्मीद जता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां की परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार नेपाल में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर मौजूदा हालात की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने नेपाल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है कि वे काठमांडू में भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने वाला धर्मांतरण विरोधी बिल सदन में पारित हो गया है। अपने मूल धर्म में लौटने को धर्मांतरण नहीं माने जाने वाला प्रावधान चर्चा का विषय है। विधेयक के इसी प्रावधान को देखते हुए सदन के भीतर ही भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस के विधायक रफीक खान और अमीन कागजी को उनके मूल धर्म में लौटने का न्योता भी दे दिया। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या वाकई मूल धर्म में लौटना इतना आसान होगा, और अगर ऐसा है तो किसी व्यक्ति का मूल धर्म कौन सा है, ये कौन तय करेगा। विधानसभा में शोर शराबे और हंगामे के बीच राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हो गया। इस विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के प्रावधान है, तो साथ ही किसी व्यक्ति को अपने मूल धर्म में लौटने का मौका भी मिल सकेगा। मूल धर्म में लौटने को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। सदन के बाहर विधायक गोपाल शर्मा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने केवल रफीक खान और अमीन कागजी को ही मूल धर्म में लौटने का न्योता नहीं दिया, बल्कि मैंने वगैरह और अन्य शब्द का भी इस्तेमाल किया था। रफीक खान कायम खानी यानी कन्वर्टेड मुसलमान हैं, लिहाजा सदन के भीतर और बाहर उन्हें मूल धर्म में लौटने का न्योता मिलने का मतलब यही था कि वे फिर से जड़ों की ओर लौटे। राजस्थान में लगातार बारिश से लोग काफी परेशान हो गए हैं और उनका जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं पानी के जमाव और भारी बारिश की वजह से स्कूल तक बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। इससे छात्रों को भी काफी नुकसान हो रहा है, जबकि नदी में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने से भी लोगों के सामने अब जान का खतरा दिखने लगा है। हालांकि कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर खुशी भी है कि सालों बाद सूखी नदी में पानी दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में जारी भारी बारिश की गतिविधियों से अब कुछ कमी आने और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब बारिश में भारी कमी दर्ज की जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों से अब राहत मिलने की पूरी संभावना है। इसके अनुसार पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने व 11 सितंबर से अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सीकर जिले के एक गाँव में आयोजित राज्य स्तरीय पशु मेला लगातार अपनी रौनक बढ़ा रहा है। इस मेले में राजस्थान के सीकर, चूरू, नागौर, बीकानेर, अलवर और जयपुर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में पशुपालक और किसान अपने पशुओं के साथ पहुंचे हैं। मेले में जहां ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त हो रही है, वहीं एक खास भैंसा सिंघम
सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस मेले में भदवासी गांव के किसान सुल्तान फगड़िया का गहरे काले रंग का चमकदार मुर्रा नस्ल का भैंसा मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे का नाम सिंघम है, जो उसके नाम के अनुरूप ही है। अपनी सुगठित कद काठी और छोटे गोल सींगों से ये मेले में आ रहे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सिंघम की लंबाई लगभग 10 फीट 5 इंच, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच और वजन लगभग 11 क्विंटल 21 किलोग्राम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके एक वीर्य की कीमत 2400 रुपए है, जिससे अब तक कई भैंसों का प्रजनन किया जा चुका है। भैंसे सिंघम की देखभाल करने वाले डॉक्टर मुकेश दूधवाल बताते हैं कि भैंसे सिंघम की मां भी एक बार में 24 लीटर दूध देती है। सिंघम के पिता का नाम भीम बुल है, जो जोधपुर के एक पशुपालक का था और हाल ही में अजमेर पशु मेले में एक सीमेंट कंपनी ने 25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उसे खरीदा था। इसीलिए पिता भीम बैल की कीमत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेटे सिंघम की कीमत करोड़ों में है। सिंघम को पहली बार पशु मेले में लाया गया है। इसका खाना भी काफी हैवी और अलग होता है। बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड क्षेत्र में पिछले 26 घंटों से लगातार चली रिमझिम बारिश और तूफानी हवाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में पककर तैयार खड़ी बाजरा, मूंग और मोट जैसी खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चौहटन, सनाऊ, उपरला, आंटिया, लखवारा, बावड़ी कला, लीलसर, तारातरा, आरबी की गफन और ढोक जैसे क्षेत्रों में तेज हवाओं ने बाजरे की फसलों को धराशायी कर दिया। क्षेत्र के किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए तत्काल गिरदावरी करवाई जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश ढाका और भाजपा आईटी सेल के ओम प्रकाश बिश्नोई सहित कई किसानों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की है। किसानों का कहना है कि तूफान और बारिश ने हमारी तैयार फसलों को बर्बाद कर दिया है। सरकार तुरंत गिरदावरी करवाए और हमें मुआवजा दे ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। राजस्थान सरकार आमेर महल को एक नई पहचान देने की तैयारी में है। देश दुनिया से आमेर आने वाले पर्यटकों को अब केवल दिन के उजाले में किले की भव्यता देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि शाम ढले वे एक नए रोमांच का हिस्सा बनेंगे। अगले साल मार्च के बाद आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे में तब्दील हो जाएगी। केसर क्यारी परिसर में बैठकर पर्यटक 45 मिनट तक हाईटेक लाइट एंड साउंड शो विद लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आमेर और यहाँ के राजाओं का गौरवशाली इतिहास जीवंत रूप में देख सकेंगे। पर्यटन निगम पहले ही प्रदेश के 7 प्रमुख स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो शुरू कर चुका है। अब तकनीकी निदेशक माधव शर्मा की देखरेख में आमेर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। स्क्रिप्ट नामी इतिहासकारों से लिखवाई जाएगी, जिसमें आमेर की ऐतिहासिक गाथाओं, शौर्य और वैभव को पिरोया जाएगा। दमदार आवाज के जरिए स्क्रिप्ट को और प्रभावशाली बनाया जाएगा ताकि दर्शक खुद को उस दौर में मौजूद महसूस कर सके। राजस्थान सरकार पहली बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने इस खास दिन को प्रवासी राजस्थानियों के साथ जोड़ने और उनके योगदान को सम्मानित करने की योजना पर चर्चा की। इस आयोजन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष सत्र होंगे। इन सत्रों में देश विदेश में रहने वाले उन प्रवासी राजस्थानियों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चर्चाओं से राजस्थान में निवेश और सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने आयोजन के दौरान पंच गौरव पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाने का निर्देश दिया। इस फिल्म के जरिए प्रवासी राजस्थानियों को उनकी जन्मभूमि और जिले से जोड़ा जाएगा ताकि उनका अपनी मिट्टी के प्रति लगाव और गहरा हो। इसके लिए सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है ताकि आयोजन सुचारू रूप से हो सके। इस खास दिन पर सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों में कार्यरत राजस्थान मूल के अधिकारियों से संपर्क बढ़ाने पर
भी जोर दिया गया ताकि उनके अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिल सके। सहायक अभियंता स्वायत्त शासन विभाग भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी इंजीनियरिंग डिग्री उपलब्ध करवाने वाले 20,000 के इनामी दलाल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार कर लिया है। 12वीं पास अभ्यर्थी ने इसी फर्जी डिग्री से परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की थी। अभ्यर्थी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि उदयपुर निवासी दलाल सागर दौलतानी को पकड़ा गया। आरपीएससी की ओर से दस्तावेज जांच में अलवर के खैरतल निवासी अभ्यर्थी आदित्य यादव की इंजीनियरिंग डिग्री फर्जी पाई गई। उसने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की थी। अगस्त में मामला दर्ज हुआ और आदित्य की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ कि उसने डिग्री सागर दौलतानी से ली थी। तभी से सागर फरार चल रहा था। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर टीम ने एएसपी मनराज मीणा के नेतृत्व में उसे गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहर तथा जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम कर रही है। नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से परिचित कराने तथा उनके शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहे हैं। इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों जैसे चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, डिवेर और उदयपुर आदि को सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट भी 100 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ के भंडार को खोलने के बाद हुई गिनती में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा मिला है। 9 दिनों तक चली गिनती के बाद दान पत्र से 28 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, 143 किलो से ज्यादा चांदी और करीब 1.25 किलो सोना मिला है। इस चढ़ावे में विदेशी मुद्रा भी शामिल है। आमतौर पर श्री सावलिया सेठ के भंडार की गिनती 6 से 7 चरणों में पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार भक्तों का चढ़ावा इतना ज्यादा था कि गिनती को पूरा करने में 9 दिन और 9 चरण लगे। यह अब तक की सबसे बड़ी गिनती मानी जा रही है। मंदिर प्रशासन के अनुसार ये गिनती 22 अगस्त को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजभोग आरती के बाद शुरू हुई। मंदिर मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की मौजूदगी में दान पत्र को खोला गया। कुल मिलाकर भक्तों ने 28 करोड़ रुपए से अधिक का नकद चढ़ावा दिया। इसके अलावा दान पात्र से 1.835 किलोग्राम सोना और 143.780 किलोग्राम चांदी भी प्राप्त हुई। श्री सावलिया सेठ को आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में होती है, जिसका अंदाजा इस मासिक चढ़ावे से लगाया जा सकता है। स्थानीय जानकारी के अनुसार भक्त श्री सावलिया सेठ को अपने व्यापार में भागीदार मानते हैं। वे अपने व्यापार के मुनाफे का एक हिस्सा तय करते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो वे उस हिस्से को भगवान के चरणों में अर्पित करने आते हैं। इसी आस्था के कारण हर महीने यहाँ करोड़ों का चढ़ावा आता है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।